करना कुछ नहीं है, आप लोगों को बस कॉपी बंद करके रखनी है। जिन लोगों ने पढ़ा है वो लोग, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो लोग बोर्ड पे ध्यान देंगे। तो बात कर रहे हैं हम लोग ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। किसकी बात कर रहे हैं? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि भाई ब्रीदिंग क्या होता है, तो आप बोलेंगे सांस लेना। और अगर पूछूं कि रेस्पिरेशन क्या होता है, तो भी बोलेंगे क्या? सांस लेना। ब्रीदिंग क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, दोनों का मतलब ऐसा नहीं। ब्रीदिंग एक ऐसी क्रिया जिसमें वायु का अंदर और बाहर की दिशा में वेग होता है। तो वायु का वेग अंदर और बाहर क्या कहलाता है? ब्रीदिंग। संवातन भी कहते हैं इसे। क्या बोलते हैं? हाँ। तो इसमें क्या पाया जाता है? वायु का वेग। और भौतिक क्रिया है ये। कैसी क्रिया है? भौतिक क्रिया, फिजिकल प्रोसेस है। भौतिक क्रिया है, मांसपेशियों द्वारा संपन्न होती। किसके द्वारा? मांसपेशियों। सुनना है, लिखने वाला काम इकट्ठे हो जाएगा, फोटो भेज देंगे ग्रुप में। सुनना है, भौतिक क्रिया है, मांसपेशियों द्वारा संपन्न होती है। और इसमें एटीपी खर्च होती है। क्या खर्च होती है? एटीपी, ऊर्जा इसमें खर्च होती है। तो वायु का वेग होता है, भौतिक क्रिया है, मांसपेशियों द्वारा संपन्न होती है, और एटीपी इसमें खर्च होता है। यानी ये एक तरह की सक्रिय क्रिया है। कैसी क्रिया है? सक्रिय, एक्टिव प्रोसेस है। ऐसी क्रिया जिसमें ऊर्जा खर्च हो उसे कहते हैं सक्रिय क्रिया या एक्टिव प्रोसेस। जबकि रेस्पिरेशन की बात करें तो ये जैव रासायनिक क्रिया है। कैसी क्रिया है? जैव रासायनिक। इसे हम कहते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस। जैव रासायनिक क्रिया है, कोशिकाओं में संपन्न होती है। कहाँ संपन्न होती है? कोशिकाओं में। आपने ग्लाइकोलाइसिस सुना होगा, क्रेब्स साइकिल सुना होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम सुना होगा। वो किसका भाग है? रेस्पिरेशन का। कोशिकाओं में संपन्न होती है, एटीपी उत्पन्न होता है। यानी यहां एटीपी खर्च हो रहा था और यहां एटीपी बनता है। एटीपी का निर्माण पाया जाता है इसमें। तो ये इन दोनों में कुछ मूलभूत अंतर है, बेसिक डिफरेंस है। किसके किसके बीच में? सांस लेने में और सांस लेने में, यानी ब्रीदिंग में और रेस्पिरेशन में। अब बात करेंगे कि अलग अलग जीवों में अलग अलग श्वसन अंग पाए जाते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन यानी श्वसन अंग। तो अलग अलग जीवों में कौन से श्वसन अंग होते हैं भाई? बात करेंगे अलग अलग जीवों में कौन से श्वसन अंग होते हैं। तो जैसे कोशिका झिल्ली द्वारा, कोशिका झिल्ली द्वारा यानी सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन द्वारा जो श्वसन पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है? प्रोटोजोआ में। पढ़ा है कि नहीं? जब अपन एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे तो वहां पर श्वसन का जिक्र आया था और वहां पर अपन ने ये पहले लिखा था, प्रोटोजोआ में कैसे श्वसन होता है? कोशिका झिल्ली द्वारा। ये एक बात हो गई। फिर आता है शारीरिक भित्ति।
शारीरिक भित्ति द्वारा, यानी बॉडी वॉल। आगे आ जाओ जो लोग पीछे बैठे हैं, आगे बहुत जगह खाली है, पीछे फिर दिखाई नहीं देगा। शारीरिक भित्ति द्वारा होगा। बॉडी वॉल से कहाँ होगा भाई? पॉरीफेरा से, पॉरीफेरा से एस्के हेलिमेंथीस तक, पॉरीफेरा से लेकर एस्के हेलिमेंथीस तक जो श्वसन क्रिया होती है वो कैसे होती है? शारीरिक भित्ति से। फिर आती है त्वचा, जिसको हम बोलते हैं स्किन, और त्वचा से होने वाला श्वसन कहलाता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्या कहलाता है? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और ये किस में मिलता है? एनेलिडा में मिलता है, एम्फीबिया में मिलता है, उभयचर में मिलता है, जिसमें फ्रॉग पाए जाते हैं। तो त्वचा से पाया जाने वाला श्वसन क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। फिर बात करेंगे तो गलफड़ों द्वारा श्वसन, गलफड़ों द्वारा जो श्वसन होता है उसे बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। याद है कि नहीं? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। और ये पाया जाता है आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा में हमने गिल्स और बुक गिल्स पढ़ा था। गिल्स और बुक गिल्स किताब के आकार के गलफड़े होते हैं, इसीलिए उन्हें बुक गिल्स कहा जाता है। मछलियों में पाया जाता है। एम्फीबिया, उभयचर में भी पाया जाता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। फिर बात करेंगे फेफड़ों की। फेफड़े, फेफड़ों से होने वाले श्वसन को कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। फेफड़ों से होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और ये भी हमें मिलता है आर्थ्रोपोडा में, रेप्टाइल्स में, एव्स में, एम्फीबिया में, एम्फीबिया में और मैमल्स में। फिर एक और आपने सुना होगा, एयर सैक, वायुकोश। एयर सैक या वायुकोश किसमें पाए जाते हैं? पक्षियों में। तो ये हो गए अलग अलग प्रकार के श्वसन अंग जो जीवों में पाए जाते हैं। अब मानव में श्वसन के लिए जो तंत्र काम करता है उसे हम श्वसन तंत्र कहते हैं। क्या पढ़ रही बेटा पीछे? कुछ अलग पढ़ रहे हो क्या? जो बता रहे हैं इसको सुन लो। यही फिर जो एक दिन में बताएंगे इसी को पढ़ने में 2 हफ्ते लगेंगे और खुद से नहीं पढ़ पाओगे। खुद से पढ़ने बैठोगे ना, यही याद करते रहोगे, कोशिका झिल्ली प्रोटोजोआ, कोशिका झिल्ली प्रोटोजोआ को शाम तक यही में लग जाओगे। जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनो। 1 घंटे में एक चैप्टर कैसे रिवाइज होता है वो मैं तकनीक सिखा रहा हूं। अब तुम्हारे पास वो समय नहीं है कि 2 हफ्ते तक एक चैप्टर पढ़ो, है क्या? 2026 की तैयारी कर रहे हो क्या? अगली बार नीट पार। चलो यहां देखो ध्यान से। तो मानव में ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये ऐसे कोई बताएगा नहीं। मानव में श्वसन के लिए जो तंत्र कार्य करता है उसे कहते हैं मानव श्वसन तंत्र। कितनी अनोखी बात है। तो मानव श्वसन तंत्र को जब आप एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको कुछ ऐसी संरचना दिखेगी। हमने डिटेल में बहुत डिटेल डायग्राम बनाया था, लेकिन एनसीईआरटी में उतना डिटेल दिया नहीं है।
अब आपके पास समय बहुत कम है, चतुराई से उसका उपयोग करें। कैसे उपयोग करें? चतुराई से। काम की बात ध्यान से सुनो। मानव श्वसन तंत्र यही तो है, और कुछ है? इससे ज्यादा कुछ है क्या? नहीं। तो मानव श्वसन तंत्र की बात करेंगे तो दो फेफड़े हो गए, फुफ्फुस, लैरिंग्स हो गया कंठ, उसके ऊपर एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या है? एक ढक्कन जैसी संरचना जो ग्लॉटिस के द्वार को बंद करती है, ग्लॉटिस के जो लैरिंग्स के द्वार को बंद करती है, और लैरिंग्स के द्वार को ग्लॉटिस कहा जाता है, उसके ऊपर ढक्कन एपिग्लॉटिस। ट्रैकिया, ट्रैकिया विभाजित होता है ब्रोंकाई में, इसी को प्राइमरी ब्रोंकियोल भी कहते हैं, और फेफड़ों में प्रवेश करता है। ये बायां फेफड़ा जिसमें 3 पालियां पाई जाती हैं, ये दायां फेफड़ा जिसमें 2 पालियां पाई जाती हैं, और फेफड़ों का आवरण बनता है एक झिल्ली द्वारा जिसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। तो ये मान लो ये हो गई प्लूरल मेम्ब्रेन, दोनों फेफड़ों की अलग अलग पाई जाती है। फेफड़े के नीचे जो है डायफ्राम उपस्थित होती है। डायफ्राम एक मांसपेशी की बनी हुई परत है। तो जरा देखते हैं यहाँ पर हमें मानव श्वसन तंत्र में क्या क्या दिख रहा है। हमें लैरिंग्स दिख रहा है, हमें एपिग्लॉटिस दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एपिग्लॉटिस। हमें ट्रैकिया दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ट्रैकिया। हमें बायां फेफड़ा दिख रहा है, ये दायां वाला है, राइट लंग। कितने लोब हैं? हमें लेफ्ट लंग दिख रहा है, कितने लोब हैं? और हमें झिल्ली दिख रही है, कौन सी झिल्ली? प्लूरल फुफ्फुसीय झिल्ली कहते हैं इसे। क्या बोलते हैं? फुसफुसी नहीं बे, फुफ्फुसी, फुसफुसी नहीं, प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या मिल रहा है? प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन जो है फेफड़ों का आवरण है। किसका आवरण है? फेफड़ों का। पहले सुन लो, 2 परतें पाई जाती। बाहरी परत जिसे बोलते हैं पैराइटल प्लूरा, आउटर लेयर पैराइटल प्लूरा, बाहरी प्लूरा। आंतरिक परत इनर लेयर विसरल प्लूरा, विसरल प्लूरा। इन दोनों के बीच में एक तरल भरा होता है, इन दोनों के बीच में एक तरल भरा होता है जिसे कहते हैं प्लूरल फ्लूइड या प्लूरल तरल। जब भी फेफड़े फैलते और सिकुड़ते हैं तो इनकी परतों के बीच घर्षण ना हो, इसके लिए ये प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है जो स्नेहक का कार्य करता है। स्नेहक मतलब ल्यूब्रिकेशन। ल्यूब्रिकेशन क्या होता है? साइकिल चलाए हो, जब साइकिल के पैडल में से आवाज आने लगती है तो क्या करते हो? उसमें थोड़ा सा ऑयलिंग कर देते हो, तेल डालते हो। दरवाजे में से जब आवाज आने लगती चों चों, क्या करते हो? उसके हिंज जो कब्जा होता है उसमें थोड़ा सा तेल डालते हो ना, फ्री हो जाता है। कि दरवाजा तोड़ देते हो? नहीं, आवाज आ रही। ऐसे घुटने में से जब आवाज आने लगे तो उसकी भी ऑयलिंग होती है, वो करता है साइनोवियल तरल। याद आया साइनोवियल तरल? हाँ, तो ये स्नेहक का कार्य करता है। फेफड़े कहाँ, जो ट्रैकिया है ये कहाँ विभाजित होता है? किस लेवल पे? T5 के लेवल पे ट्रैकिया विभाजित होता है और 2 शाखाएं बनती हैं जिन्हें बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकियोल। क्या बोलते हैं? प्राइमरी ब्रोंकियोल। कितनी शाखाएं? 2। कहाँ विभाजित हुआ? T5 के लेवल पे। कौन विभाजित हुआ? ट्रैकिया।
श्वास नली बोलते हैं। और फेफड़ों में प्रवेश कर गया कौन? प्राइमरी ब्रोंकियो। तो श्वसन तंत्र के दो भाग होते हैं, एक भाग जो संवहन भाग होता है, कंडक्शन पार्ट, जहां से हवा अंदर जाती है और बाहर आती है। दूसरा है श्वसन भाग, जहां पर गैसों का आदान प्रदान होता है। तो अगर हम बात करें तो मानव श्वसन तंत्र के दो भाग पाए जाते हैं। एक भाग है कंडक्शन पार्ट और दूसरा भाग है श्वसन भाग यानी रेस्पिरेटरी पार्ट। ये किसके लिए काम करता है? वायु के वेग के लिए। ये किसके लिए काम करता है? गैसों के एक्सचेंज के लिए। तो ये काम करता है वायु के वेग के लिए और ये काम करता है गैस एक्सचेंज के लिए। दोनों का काम है। तो कंडक्शन पार्ट कहां से कहां तक पाया जाता है, पहले इसकी बात करेंगे। तो अगर हम बात करें कंडक्शन पार्ट की, इसकी शुरुआत होती है नॉस्ट्रिल से। कहां से शुरुआत होती है? नॉस्ट्रिल से। अब बात आती है कि सर नाक से सांस लेते हैं कि मुंह से सांस लेते हैं? सांस तो दोनों से ले सकते हैं, बाकी जाकी रही भावना जैसी वो वैसी सांस ले। लेकिन नाक से सांस लेना ज्यादा लाभदायक होता है। क्यों लाभदायक होता है? उसके कुछ कारण। तो नेजल ब्रीदिंग मैं तुम लोगों से, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं तुमको, बातचीत कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? नाक से सांस लेना क्यों फायदेमंद है? क्योंकि नेजल पैसेज जो है, नासा मार्ग जो है, उसमें हेयर फॉलिकल्स, रोम पाए जाते हैं जो धूल के कणों को पकड़ लेते हैं, फिल्टर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? तो हेयर फॉलिकल पाया जाता है, जो फिल्टर करता है। म्यूकस का सिक्रीशन भी पाया जाता है और ये भी फिल्टर करता है। म्यूकस जो है धूल के कणों को चिपका लेता है। क्या होता है म्यूकस? जुकाम होने पर जो तरल की धारा बहती है ना, जुकाम होता है तो दिन भर जो बैठ के कर रहे होते हो, तो वो जो तरल निकल रहा होता है वो क्या होता है? म्यूकस। तो वो नासा मार्ग में म्यूकस स्रावित होता है। कौन सी ग्रंथि म्यूकस स्रावित करती है? अभी पिछली क्लास में पढ़ाया था, गॉबलेट कोशिका, एक कोश की ग्रंथि, याद आया ना? आज पढ़ते हैं कल भूल जाते हैं, कहां से याद आएगा? तो दो कारण ये हो गए। तीसरा कारण है कि नासा मार्ग में ऑल्फैक्टरी अंग पाए जाते हैं, घ्राण अंग कहते हैं। वो गंध को पहचानने का काम करते हैं। ऑल्फैक्टरी ऑर्गन पाया जाता है जो स्मेल को आइडेंटिफाई करता है, गंध को पहचानता है। और क्या होता है भाई? एयर कंडीशनिंग होती है। एयर कंडीशनिंग जिसमें तापमान और नमी यानी नमी मतलब पानी, तापमान और नमी का संतुलन होता है। तो इसको बोलते हैं एयर कंडीशनिंग। जो एसी लगा है, चालू कर दिए क्या एसी? इतनी गर्मी पड़ने लगी। अच्छा, हमारे लिए चालू किया? हाँ, गर्मी पड़ने लगी भाई।
तो अब एसी क्या करता है? दो काम करता है, एक तापमान को संतुलित करता है और दूसरा नमी को। ये दो काम को मिलाकर कहा जाता है एयर कंडीशनिंग। कूलर ये काम नहीं करता, कूलर केवल ठंडी हवा देता है, कूलर ये काम नहीं करता। एसी क्या करता है? तापमान और नमी दोनों को संतुलित करता है। तो ये चार काम होते हैं नासा मार्ग में, इसलिए नाक से सांस लेना लाभदायक होता है। तो नॉस्ट्रिल हो गया नासा छिद्र, नॉस्ट्रिल क्या हो गए? नासा छिद्र। अंदर जाएगा तो नेजल पैसेज, क्या मिलेगा? नेजल पैसेज, नासा मार्ग। फिर मिलेगा नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर के बाद मिलेगा फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद मिलेगा लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकियोल, प्राइमरी ब्रोंकियोल के बाद सेकेंडरी ब्रोंकियोल, सेकेंडरी ब्रोंकियोल के बाद टर्शरी ब्रोंकियोल, टर्शरी ब्रोंकियोल के बाद इनिशियल ब्रोंकियोल। ज्यादा इधर खींच दिए क्या? थोड़ा सा इसको छोटा कर दें। कैसे है भाई? ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद पहले ट्रैकिया कहाँ? नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल के बाद नेजल पैसेज, नेजल पैसेज के बाद नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकियोल, फिर उसके बाद सेकेंडरी ब्रोंकियोल, फिर टर्शरी ब्रोंकियोल, फिर इनिशियल ब्रोंकियोल, फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल। टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद इसकी थोड़ी बॉर्डर लाइन बना दें, हाँ। फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल के बाद एल्वियोलर डक्ट, और एल्वियोलर डक्ट के बाद एल्वियोलाई। अब इसमें ये वाला जो भाग है, ध्यान से देखो, इतना भाग, इतना भाग दिख रहा है, ये होता है कूपिका कोश, एल्वियोलर सैक या कूपिका कोश। तो कूपिका कोश में कौन जुड़ता है? टर्मिनल ब्रोंकियोल। ये तीनों कूपिका कोश के अंदर होते हैं। और इसमें बात आई इनिशियल ब्रोंकियोल तक, ये वाला पार्ट, नॉस्ट्रिल से लेकर इनिशियल ब्रोंकियोल तक, यहां तक कार्टिलेजिनस रिंग पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। कहां तक? सॉरी, वहां से कहां? ट्रैकिया से, ठीक है। तो ट्रैकिया से ले लो, ये यहां तक कार्टिलेजिनस रिंग पाए जाते हैं। उपास्थि छल्ले हाईलाइन उपास्थि के बने होते हैं। कैसा आकार होता है? सी आकार। कैसा आकार होता है? सी आकार के उपास्थि छल्ले पाए जाते हैं। किसके बने होते हैं? हाईलाइन कार्टिलेज के।
हाइलाइन कार्टिलेज। आगे बात करते हैं। इतना समझ में आया? आया? आगे बात करते हैं फेफड़ों की। फेफड़े कैसे होते हैं? स्पॉन्जी होते हैं, गुब्बारे जैसे होते हैं और सरफेस एरिया ज्यादा होता है, हाई सरफेस एरिया, क्योंकि इसमें उपस्थित होते हैं एल्वियोलाई। क्या उपस्थित होते हैं? एल्वियोलाई कूपिका। क्या उपस्थित होते हैं? एल्वियोलाई कूपिका। कितने पाए जाते हैं? दोनों फेफड़े मिलाकर लगभग 600 मिलियन। और सरफेस एरिया फेफड़ों का कितना होता है? 80 से 100 मीटर स्क्वायर, दोनों फेफड़ों का मिलाकर। यहां तक देखिए, किसी को कोई तकलीफ? रिवीजन तो ऐसे ही करोगे ना? ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल में कोई अंतर नहीं बेटा। प्राइमरी ब्रोंकाई भी लिख सकते हो, प्राइमरी ब्रोंकियोल भी लिख सकते हो। आप लोगों के लिए एक फोटो ले लें इसकी। हाँ, तुम यही बोलने वाली थी, है ना? चाहिए कि नहीं? हाँ चाहिए सर। चलो एक साथ भेजूंगा मैं। इतना समझ में आया? अरे हाँ ना कुछ तो बोलो, आगे बढ़ें। संडे का टेस्ट कैसा गया भाई तुम लोगों का? जैसा आया था सर, जैसा आया था वैसा ही गया है। क्यों परवेज? यस सर। कितने लोग 650 के ऊपर जा रहे हो? क्या बात है, इतने लोग 650 के ऊपर? 20-30 तो मुझे यहीं दिख रहा है। राहुल 680, 690 कितने आ रहे हैं इस बार? 90, 80। सचिन टेस्ट दिया था, याद नहीं है? छोड़ो सर, जाने दो, हादसों को कौन याद रखता है। कितने आ रहे हैं टेस्ट में? कोई करेक्शन नहीं है बायो में, जूलॉजी में कोई करेक्शन नहीं है। प्रियंका कितने आ रहे बेटा? हाँ शीतल
पीछे, और एकदम पीछे आखिरी में जो, कितने? पता नहीं सर, जो आएगा देख लेना। आप ही बताते हो तो हमको पता चलता है कितने आए, रिजल्ट आता है जब। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे एल्व्यूलर सैक की। किसकी बात करेंगे? एल्व्यूलर सैक, कोपिका कोश। तो आप अगर कोपिका कोश को देखोगे ना तो ऐसा दिखेगा। ये होता है टर्मिनल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल, और ये होता है कोपिका कोश, और इसके अंदर उपस्थित होती हैं एल्वियोलाई। और यही वो स्थान है जहां पर गैसों का आदान प्रदान होता है, गैस एक्सचेंज होता है। तो उसके लिए हमें एल्वियोलाई की संरचना देखनी पड़ेगी। ऐसी गोल जो है मटके जैसी होती है एल्वियोलाई, कोपिका, और इसके ठीक बाहर रक्त केशिका पाई जाती। क्या पाई जाती है? रक्त केशिका, जिसमें रक्त प्रवाहित होता है। अनॉक्सीकृत आता है, और इन दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती। क्या पाई जाती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। कोपिका की जो परत है, ये कोपिका की परत, एल्वियोलाई की परत जो कि है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, याद आया? ये रक्त केशिका की परत एंडोथीलियम, ये भी क्या है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। और ये तीनों मिलाकर बन जाती है श्वसन परत, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। तीनों मिलाकर क्या बन जाती है? श्वसन परत, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, जिसके सापेक्ष गैसों का वेग होता है। कैसे होता है? कोपिका में जो हवा आती है तो अंदर खाली जगह है जिसको हम बोलते हैं एयर चैम्बर। तो हवा आती है और उसमें जो ऑक्सीजन होता है वो चला जाता है रक्त में, और रक्त से जो CO2 होता है वो आता है एयर चैम्बर में, और फिर हवा यहाँ से बाहर चली जाती है। तो जो अनॉक्सीकृत रक्त आया था उसमें ऑक्सीजन आ गया और CO2 निकल गया, और वो बदल जाता है किसमें? ऑक्सीकृत रक्त में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। और ये जो गैसों का आदान प्रदान होता है ये कहाँ संपन्न होता है? एल्वियोलाई में। किसके सापेक्ष? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कितनी परतों से बनी हुई है? 3 परतों से। और ये क्रिया कैसे संपन्न होती है? सरल विसरण द्वारा। ये क्रिया कैसे संपन्न होती है? सरल विसरण द्वारा, सिंपल डिफ्यूजन द्वारा, सिंपल डिफ्यूजन द्वारा। और इसमें कोई भी ऊर्जा खर्च नहीं होती। क्या खर्च नहीं होती? ऊर्जा खर्च नहीं होती। ठीक है। अब बात करते हैं कि जो संवातन की क्रिया है, जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है, उसके 2 चरण पाए जाते हैं। एक इंस्पिरेशन, सांस अंदर लेना, एक एक्सपिरेशन, सांस बाहर छोड़ना। कितने चरण पाए जाते हैं? 2। एक इंस्पिरेशन और एक एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन में हवा अंदर जाती है
फिर उसके बाद गैस एक्सचेंज होता है और एक्सपिरेशन में हवा बाहर जाती, तो CO2 की निकासी होती। अब ये क्रिया संपन्न कैसे होती है, तो इसको समझने के लिए हमें शारीरिक संरचना को एक बार फिर देखना पड़ेगा कि यदि हम बात करें ये डायफ्राम, इसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है किसमें? ब्रीदिंग में, सबसे महत्वपूर्ण डायफ्राम। बिना डायफ्राम के ब्रीदिंग की क्रिया नहीं हो पाएगी। सबसे महत्वपूर्ण योगदान है डायफ्राम का। अंदर इसमें ये हो गए मान लो फेफड़े, और ये ऊपर श्वसन मार्ग, पाइपलाइन सप्लाई, और पसलियां, और पसलियों के बीच में मांसपेशी। पसलियों के बीच में मांसपेशी। तो अगर हम लेबलिंग करें तो इस मांसपेशी का नाम है इंटरकोस्टल पेशी, इंटरकोस्टल मसल। और ये दो तरह की होती है। कितने तरह की होती है? दो तरह की। एक बाहरी जिसका नाम है आउटर इंटरकोस्टल मसल, और एक आंतरिक जिसका नाम है इनर इंटरकोस्टल मसल। तो ये किसके बीच पाई जाती है? पसलियों के बीच, रिब्स के बीच पाई जाती है। ये हमारे फेफड़े हैं, और जिस गुहा में ये उपस्थित हैं उस गुहा को हम वक्ष गुहा या थोरैसिक कैविटी कहते हैं। तो दो मांसपेशियां, OICM और IICM, बाहरी इंटरकोस्टल पेशी और आंतरिक इंटरकोस्टल पेशी, और किसका योगदान? डायफ्राम का। तो पहले बात करेंगे कि जो इंस्पिरेशन की क्रिया होती है वो कैसे होती है। इंस्पिरेशन यानी सांस अंदर लेने की क्रिया। तो सांस अंदर लेने के लिए सबसे पहले किसमें संकुचन होगा? डायफ्राम में संकुचन। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखना। डायफ्राम में संकुचन, और डायफ्राम में संकुचन होगा तो डायफ्राम किधर की तरफ चला जाएगा? नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ जाने से ये लंबाई बढ़ जाएगी। इस लंबाई को बोलते हैं एंटीरियो पोस्टीरियर लंबाई, एंटीरियो पोस्टीरियर लेंथ। तो एंटीरियो पोस्टीरियर लेंथ बढ़ जाएगी। दूसरा क्या होता है? OICM में संकुचन। OICM में संकुचन होता है तो ये वाली लंबाई बढ़ जाती है। इसको बोलते हैं डॉर्सोवेंट्रल लंबाई, डॉर्सोवेंट्रल लेंथ बढ़ जाती है। तो वक्ष गुहा की लंबाई भी बढ़ गई और चौड़ाई भी बढ़ गई, तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। वक्ष गुहा का आयतन बढ़ गया और वायु दाब कम हो जाता है। वक्ष गुहा का वायु दाब, या बोला जाए फेफड़ों का वायु दाब कम होता है। फेफड़ों का वायु दाब कम हो जाता है। तो इस वायु दाब को बराबर करने के लिए हवा अंदर की तरफ वेग करती है। वायु अंदर की तरफ वेग करती है और क्या संपन्न होता है?
इंस्पिरेशन। क्या संपन्न होता है? इंस्पिरेशन। फिर बात करेंगे किसकी? एक्सपीरेशन की। एक्सपीरेशन में इसका उल्टा होता है। पहला, डायफ्राम में शिथिलन। क्या होता है? डायफ्राम में शिथिलन। तो कौन सी लंबाई कम हो जाएगी? एंटीरियो पोस्टीरियर लंबाई कम हो जाएगी। फिर दूसरा, ओआईसीएम में शिथिलन। ओआईसीएम में शिथिलन। ओआईसीएम मतलब बाहरी इंटरकोस्टल पेशी में शिथिलन। अब इससे कौन सी लंबाई कम हो जाएगी? देख के बताओ। डॉर्सोवेंट्रल लंबाई कम हो जाएगी। डॉर्सोवेंट्रल लेंथ कम हो जाएगी, जिससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाएगा। वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। फेफड़ों का वायुदाब बढ़ जाता है। फेफड़ों का वायुदाब बढ़ जाता है और इस वायुदाब को बराबर करने के लिए हवा अंदर से बाहर वेग करती है। वायु अंदर से बाहर वेग करती है। देखिए, यहां तक कोई कठिनाई समझ में आ रहा है? कौन बाहर वेग करता है? हवा। कब? जब अंदर फेफड़ों का वायुदाब बढ़ जाए। तो क्या फेफड़ों के वायुदाब में अंतर लाकर, यानी कम ज्यादा करके, फेफड़ों के वायुदाब को बढ़ाकर और घटाकर हम ब्रीदिंग कर पाते हैं? इसको बोलते हैं ग्रेडियंट मेंटेनेंस फॉर ब्रीदिंग। क्या बोलते हैं? कि वायुदाब को जब हवा अंदर ले जानी हो तो वायुदाब को घटा दो, और जब हवा बाहर ले जानी हो तो वायुदाब को बढ़ा दो। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। हम बात कर रहे हैं सामान्य श्वसन की। सामान्य रूप से सांस अंदर लेना और सामान्य रूप से सांस बाहर छोड़ना। अब ये बताओ, इस डायग्राम ये जो बना हुआ है, जो लिखा हुआ है, उसमें देखो इंस्पिरेशन में कितनी मांसपेशियों में संकुचन हो रहा है? दो मांसपेशियों में संकुचन हो रहा है, डायफ्राम में और ओआईसीएम में। एक्सपिरेशन में कितनी मांसपेशियों में संकुचन हो रहा है? एक में भी नहीं। यानी एक्सपिरेशन जो है, सामान्य एक्सपिरेशन करने के लिए किसी मांसपेशी की संकुचन की आवश्यकता नहीं होती। सामान्य एक्सपिरेशन निष्क्रिय क्रिया होती है, पैसिव प्रोसेस होता है। तो हम यहां पर लिखेंगे क्या लिखेंगे? सामान्य एक्सपिरेशन पैसिव प्रोसेस, इसमें कोई भी एटीपी खर्च नहीं होती, जो यहां पर हो रहा है। लेकिन फोर्सफुल यानी बलपूर्वक किया गया एक्सपिरेशन, फोर्सफुल एक्सपिरेशन बलपूर्वक किए गए एक्सपिरेशन में किसमें संकुचन पाया जाता है? आईआईसीएम में संकुचन, और जो हमारी उदर पेशियां होती हैं, एब्डोमिनल मसल,
उदर पेशी में संकुचन, तो ये एटीपी खर्च होता है और कैसा प्रोसेस हो जाता है, ये एक्टिव प्रोसेस। और जो इंस्पिरेशन है ये सदैव एक्टिव प्रोसेस होता है, चाहे सामान्य करो या बलपूर्वक करो, ऊर्जा खर्च होगी। तो इंस्पिरेशन सदैव एक्टिव प्रोसेस होता है। एक छोटी सी बात और, 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? 12 से 16 बार ब्रीदिंग होता है, याद रखना है। 1 मिनट में 12 से 16 बार ब्रीदिंग पाया जाता है सामान्य। 1 मिनट में 12 से 16 बार इंस्पिरेशन भी होता है और एक्सपिरेशन भी होता है। यहां तक कोई समस्या? 5 मिनट दे रहे हैं, देख लो इसको, कहीं कोई कठिनाई आए तो बोलो। पढ़ाई ज़्यादा हो रही क्या? घर पे क्या कर रहा है? सो रहा है? यहाँ सो रहा है? चलो बिठा दे इसको, आगे बढ़ें। तो 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? 12 से 16। फोटो फोटो फोटो। अब आते हैं इसके सबसे महत्वपूर्ण भाग में से एक, सबसे महत्वपूर्ण भाग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अब जो भाग बताने जा रहे हैं, पिछले 15 सालों में जब से मैं नीट का पेपर जब से पढ़ रहा था और जब से पढ़ा रहा हूँ, यानी प्री मेडिकल पहले जो होता था, हर साल इस पे क्वेश्चन आता है। तो प्रतिशत क्या है वो आप समझ सकते हो कि कोई ऐसा साल नहीं है पिछले 15 सालों में कि इससे क्वेश्चन नहीं आया हो। और आपकी फूटी किस्मत अगर इस साल नहीं आया तो।
आज दिन कौन सा है? बुधवार। होली कब है? फ्राइडे को, शुक्रवार। तो होलिका कब जलेगी? आज? कल जलेगी। होली क्या प्रोग्राम है? घर जा रहे तुम लोग? कहाँ से जाएंगे सर? घर ही पे रहते हैं। कितने लोग होली में घर जा रहे हो? अरे जिनको जाना था वो चले गए हैं ना, जाने वाले कौन रोक पाया है? तुम लोग तो यहीं रहोगे। घर वाले आने नहीं दे रहे हैं, भगा दे रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हाँ बेटा, थोड़ा तेज बोलो। हाँ, जब कोई व्यक्ति हाँफता है तो डिपेंड करता ना कितना हाँफ रहा है। कोई व्यक्ति हाँफता है तो कितनी बार सांस ले लेता है, तो वो तो डिपेंड कर रहा है ना कि वो कितने माले चढ़ के आया है, कितना दौड़ के आया है। उसकी कोई अरे ब्रीदिंग रेट उसका कभी, अगर ऐसा कोई हाँफ रहा है तो 70-80 तक पहुंच जाता है। ठीक है, उसको हाँफना नहीं बोलते हैं, वो नेक्स्ट लेवल जा चुका है, उसको बोलते हैं डिस्निया। उसके लिए एक एयर हंगर, हवा की भूख, डिस्निया। और जब डिस्निया होता है तो टिकट कटने की स्थिति आ जाती है। मतलब आप डिस्निया ऐसी अवस्था समझ लो कि आप इतनी तीव्रता से सांस ले रहे हो कि फिर भी आपकी शरीर की आवश्यकता पूरी नहीं हो पा रही। जैसे अचानक से कई लोग, अब होता क्या, इसको समझो, इसको तुम लोग भी ध्यान देना। पता चला साल भर आराम कर रहे हैं और अचानक से एक दिन जो है बहुत मेहनत कर दी। अचानक से, जैसे नहीं सुना होगा कि कोई दौड़ रहा था या एक्सरसाइज कर रहा था, हार्ट अटैक आ गया। वो अवस्था यही होती है। अपनी औकात जानना चाहिए। जब व्यक्ति अपनी औकात से बाहर जाके काम करेगा तो ये अपनी औकात के बाहर जा रहा है ना। शरीर थोड़ी अपनी औकात के बाहर चला जाएगा। शरीर की क्षमता है और क्षमता धीरे धीरे बढ़ाई जाती है। जैसे मैंने कई ऐसे उदाहरण देखे अपने जीवन में। कोई व्यक्ति है, जैसे कुछ लोग यात्रा पे जाते हैं कि कोई कहीं कोई मंदिर में पूजा पाठ हो रहा है और हम यात्रा करते हुए 10, 20, 40 किलोमीटर की यात्रा करते हुए जाएंगे। अब आदत है नहीं, मनोबल बढ़ा हुआ है, शरीर ने साथ देना छोड़ दिया, आत्मा निकल गई आगे, शरीर वहीं रह गया। अभी कुंभ में हुआ बहुत सारे लोगों के साथ। क्या हुआ कि गाड़ियां जो थीं वो कुंभ से जहां स्नान करने का जो क्षेत्र था 20-30 किलोमीटर दूर खड़ी हैं। और पता चला वहां से लोग बोले पैदल चलेंगे। उनसे पूछो कि आखिरी बार जीवन में तुम 20 किलोमीटर पैदल कब चले थे? पता चलेगा कभी नहीं। और वो चल दिए। अब पैदल चलने में क्या होता ना, महसूस नहीं होता। आप चल रहे हो, थकान होती है, लेकिन शरीर की जो क्षमता है उससे ऊपर जा चुके हो आप, और वो तुरंत हील भी नहीं होता। फिर उसका असर ऑक्सीजन शरीर में कम जा रहा है, किडनी पे असर पड़ेगा, हार्ट पे असर पड़ेगा, लीवर पे असर पड़ेगा, ब्रेन पे असर पड़ेगा। एक दिन में क्षमता थोड़ी बढ़ा लोगे।
चूरन है। और ऐसे देखोगे ना, बहुत से लोगों को हार्ट अटैक आया है। शरीर में ऑक्सीजन उतना पहुंच ही नहीं पा रहा है जितनी आवश्यकता है, फेफड़े उतनी क्षमता से काम कर ही नहीं पा रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है, जो एक घटना तो मेरे घर में ही हुई थी। एक मेरे परिवार में एक मौसी का लड़का था, वो पुलिस में कांस्टेबल था। 2007 की बात है, वो ऑलरेडी कांस्टेबल था। और वो होता ना, इंस्पेक्टर एसआई के लिए भर्ती हो रही थी, तो उसमें वो अपीयर होने गया। तो वहां पर दौड़ होती है, 20-22-24 किलोमीटर की दौड़ होती है। वो दौड़ रहा, अब वो ऑलरेडी कांस्टेबल था, लेकिन इतनी लंबी दौड़, अचानक से दौड़ने की उसकी आदत नहीं थी, वो कोलैप्स कर गया। लखनऊ की बात है, 2007 की। 1.5 महीने वो पीजीआई में एडमिट रहा, 1.5 महीने कोमा में। उसके बाद उसकी डेथ हो गई। तो ये घटनाएं हो जाती हैं, इसलिए अपने शरीर की औकात जाननी चाहिए और हमेशा काम अपनी औकात के अनुसार करना चाहिए शरीर की। बाकी तो अलग बात है। हाँ बेटा, क्या? इधर आप पास में बोल। क्या बोल रहा है? इतने भारी शब्द तूने कहाँ से पढ़ ली? इधर आप सब समझा तो क्या बोल रहा, सब तो मुझे सुनाई दे। इधर आओ, पास आओ। हाँ, इधर आ। हाँ, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस परमानेंट। इसका क्वेश्चन है कि सर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस परमानेंट डेथ कॉज करता है, तो डेथ परमानेंट ही होती है, टेम्परेरी नहीं होती। एक बात। दूसरी बात ये, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस मतलब ये हो रहा है कि आपके श्वसन मार्ग में कोई संक्रमण हो सकता है, कोई एलर्जी हो सकती है, जिसकी वजह से आपके श्वसन मार्ग में सूजन आ गई है। और सूजन आने की वजह से जितनी हवा अंदर जानी चाहिए उतनी हवा अंदर नहीं जा पा रही है। और क्रॉनिक है मतलब लंबे समय से ये अवस्था बनी हुई है। लंबे समय से मतलब 2, 4, 10 साल भी हो सकते हैं। तो अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगा शरीर में, हवा उतनी नहीं जाएगी, तो सीधी सी बात है शरीर की क्षमता पर उसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उसकी वजह से बहुत लंबे समय बाद मृत्यु हो सकती है, लंबे समय बाद, तुरंत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक आता है वो है वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, कि हमारे फेफड़े में कुछ आयतन होते हैं और उन आयतन से हमारे श्वसन की कुछ क्षमताएं बनती हैं, उन्हें हम कहते हैं वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। पहले बात करेंगे वॉल्यूम की। किसकी बात करेंगे? वॉल्यूम की, आयतन। तो हमारे फेफड़ों में कुछ आयतन पाए जाते हैं, जिसमें से एक आयतन है जिसे हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम या टीवी। अब ये मैं बताऊंगा तो इससे ये मान लेना कि कम से कम एक क्वेश्चन कितने प्रतिशत आएगा, कितनी प्रतिशत संभावना है आने की? 99.99%। कैमरे पे है ना बेटा, 100 नहीं बोल सकते, 99 लीगली वो सही नहीं होगा। 15 साल में हर साल आया है, बाकी आप समझ लो। हाँ, लाइफ बॉय है ना। तो टाइडल वॉल्यूम की बात करेंगे। टीवी, टीवी क्या होता है? टेलीविजन नहीं होता है, इसको बोलते हैं ज्वरीय आयतन। क्या बोलते हैं? ज्वरीय आयतन। ज्वरीय आयतन कहाँ से नाम आया? ज्वार भाटा। ज्वार भाटा सुना है ना? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव जब पृथ्वी पर पड़ता है तो समुद्र का जलस्तर बढ़ जाता है, जिसे ज्वार कहते हैं, और एक समय के बाद कम हो जाता है, जिसे भाटा कहते हैं।
तो ज्वार मतलब हाई टाइड और भाटा मतलब लो टाइड, उसी से शब्द आया ज्वरी, क्योंकि ज्वार को ही टाइडल कहते हैं, टाइडल वेव्स। अब कहानी यह होता है कि सामान्य सांस लेने की जो दर होती है, सामान्य रूप से अगर हम सांस ले रहे हैं तो सांस लेने पर जो हवा अंदर आ रही है बाहर जा रही है, उस आयतन को कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो सामान्य संवातन में अंदर बाहर आने जाने वाली वायु, समझ में आई बात? तो क्या परिभाषा है इसकी? सामान्य ब्रीदिंग में अंदर बाहर वेग करने वाली वायु, और जिसका आयतन कितना मिलता है? 500 ml। आई बात समझ में? दूसरा आता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या जिसे कहते हैं IRV, क्या परिभाषा इसकी? अच्छा, ये जो आयतन का मापन किया जाता है ये एक उपकरण द्वारा किया जाता है जिसका नाम है स्पाइरोमीटर, या इसे रेस्पाइरोमीटर भी कहा जाता है। ये उपकरण है जिससे फेफड़ों के आयतन का मापन किया जाता है और उसी आयतन से क्षमताएं निर्धारित होती। तो दूसरा जो आयतन है वो है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या है इसकी परिभाषा? सामान्य सांस लेने के बाद बलपूर्वक अंतः श्वसन करने पर अंदर जाने वाली वायु। सामान्य, या ऐसे लिखना, सामान्य सांस लेने के बाद बलपूर्वक अंतः श्वसन करने पर अंदर जाने वाली वायु, यानी टाइडल वॉल्यूम के अंदर जाने के बाद बलपूर्वक अंतः श्वसन करने पर, यानी बलपूर्वक सांस लेने पर जो हवा अंदर जा रही है उसे कहते हैं IRV। जैसे देखो यहाँ पे अभी 2 स्टेप में बताऊंगा, एक स्टेप में कौन अंदर जाएगा, दूसरे स्टेप में कौन अंदर जाएगा, देखना ध्यान से। सामान्य रूप से सांस लेने के बाद बलपूर्वक सांस लेने पर अंदर जाने वाली वायु, और इसका आयतन होता है लगभग कितना? 2800 ml। 2800 ml क्या हो गया? IRV। अब आ जाओ तीसरा ERV। ERV यानी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या कह रहा है भाई? सामान्य रूप से सांस छोड़ने के बाद बलपूर्वक सांस छोड़ने पर बाहर निकलने वाली वायु। देखो परिभाषा, सामान्य सांस छोड़ने के बाद बलपूर्वक सांस छोड़ने पर बाहर निकलने वाली वायु, और इसका आयतन होता है 1000 से 1100 ml। ध्यान से सुनो, फिर बात वही 2 स्टेप। पहले स्टेप में कौन बाहर निकलेगा, दूसरे स्टेप में कौन बाहर निकलेगा, देखो ध्यान से। पहले स्टेप में सामान्य बाह्य श्वसन, दूसरे स्टेप में बलपूर्वक बाह्य श्वसन। तो पहले कौन निकला?
क्या पहले इसको निकालने की संभावना है क्या कि नहीं ये रह जाए और ये निकल जाए? नहीं, जब भी बलपूर्वक करोगे तो उससे पहले टाइडल वॉल्यूम निकल चुका है। फिर आता है चौथा, रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है? इसको लेकर 2-3 बातें हैं। पहली बात कि बलपूर्वक सांस छोड़ने के बाद फेफड़ों में बची हुई शेष वायु, ये वो वायु है जो फेफड़ों को स्पॉन्जी बनाए रखती है और फेफड़ों को चिपकने से रोकती है, एक बात। दूसरी बात, ये वायु कभी भी बाहर नहीं आ पाती है, हमेशा कहाँ रहती है? फेफड़ों में। और इसका मापन स्पाइरोमीटर द्वारा नहीं किया जा सकता क्योंकि बाहर नहीं आएगी। तो क्या बोलेंगे? बलपूर्वक सांस छोड़ने के बाद फेफड़ों में शेष बची वायु, और ये कितनी होती है? 1100 से 1200 ml। याद रखना कि ये कभी भी जो है फेफड़ों से बाहर नहीं आती और इसका मापन रेस्पायरोमीटर द्वारा नहीं किया जा सकता। किसकी बात हो रही है? तो ये 4 मिलके क्या बन जाते हैं? वॉल्यूम। और इन चारों से फिर निर्धारित होती हैं क्षमताएं। क्षमताएं यानी कैपेसिटीज। पहली बात, पहली क्षमता इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। पहली क्षमता क्या है? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इसको कहा जाता है आईसी। क्या कहा जाता है? आईसी। परिभाषा पे ध्यान देना। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, देखो एनसीईआरटी में वो परिभाषा लिखी है जिसको समझने में कठिनाई हो सकती, इसलिए मैं वो परिभाषा बता रहा हूं जिससे एक बार अगर इसको पढ़ लोगे तो एनसीईआरटी आराम से समझ में आ जाएगी। जैसे हमने बोला सामान्य ब्रीदिंग में अंदर बाहर वेग करने वाली वायु, तो सामान्य ब्रीदिंग मतलब सामान्य रूप से जब सांस लेते हैं। फिर क्या बोला? इसके बाद, सामान्य सांस लेने के बाद यानी टाइडल वॉल्यूम के बाद की बात हो रही है, और यहां पर टाइडल वॉल्यूम के भी बाद की बात हो रही है। अब आते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी पर, ध्यान से सुनना। सामान्य रूप से सांस छोड़ने के बाद बलपूर्वक सांस लेने पर अंदर जाने वाली कुल वायु। सामान्य रूप से सांस छोड़ने के बाद बलपूर्वक सांस लेने पर अंदर जाने वाली कुल वायु, यानी अगर हमने सामान्य रूप से सांस छोड़ दिया है तो कौन बाहर निकल गया है? टीवी। अब बलपूर्वक सांस लेंगे तो पहले कौन अंदर जाएगा? टीवी। और फिर कौन अंदर जाएगा? आईआरवी। और ये दोनों मिलाकर हो जाएगा आईसी। तो क्या परिभाषा है भाई? सामान्य सांस छोड़ने के बाद बलपूर्वक सांस लेने पर अंदर जाने वाली वायु को हम कहते हैं आईसी, और इसका फॉर्मूला हो जाता है टीवी प्लस आईआरवी बराबर कितना? 500 प्लस 2800 बराबर 3300 ml। आई बात समझ में? हो गया? अब आता है दूसरा, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी को हम कहते हैं ईसी। इसकी क्या परिभाषा? इसका उल्टा। सामान्य रूप से सांस लेने के बाद बलपूर्वक सांस छोड़ने पर बाहर निकलने वाली कुल वायु। तो सामान्य रूप से सांस ले लेंगे तो कौन अंदर है? अब बलपूर्वक सांस छोड़ेंगे तो पहले कौन निकलेगा, फिर कौन निकलेगा, और दोनों को मिलाकर ईसी।
तो देखो क्या बोल रहा है कि इधर नहीं, यहां लिखेंगे सामान्य रूप से सांस लेने के बाद, सामान्य रूप से सांस लेने के बाद बलपूर्वक सांस छोड़ने पर बाहर निकलने वाली कुल वायु, यानी EC बराबर हो जाएगा TV प्लस ERV बराबर 500 प्लस 1100, मान लो इसको, ज्यादा से ज्यादा आ गया 1600 ml। कोई कंफ्यूजन? एक क्वेश्चन 99.99% आएगा और सबसे ज्यादा पूछा जाता है मैच द कॉलम, या ये फॉर्मूला जो है ये IC बराबर ये EC बराबर ये या तो ये फॉर्मूला बोल देगा, या तो परिभाषा पूछ लेगा, या तो मैच द कॉलम में बोलेगा किसका कौन सा आयतन है वो बताओ। किसी साल का पेपर उठा लो, कहो तो मैं बताऊं, 4-5 साल का तो अभी मेरे पास यहीं पड़ा। तीसरा आता है FRC, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या कह रहा है? FRC सामान्य रूप से सांस छोड़ने के बाद फेफड़ों में बची हुई शेष वायु। ये वाला देख रहे हो, ये वाला, यहां पर क्या लिखा था? बलपूर्वक, इसको बस यहां लिख दो सामान्य सांस छोड़ने के बाद, तो वो हो जाएगा क्या? FRC। दोनों में बहुत जरा सा फर्क है, ये बलपूर्वक सांस छोड़ने के बाद शेष वायु, ये सामान्य सांस छोड़ने के बाद शेष वायु। तो क्या लिखेंगे? सामान्य सांस छोड़ने के बाद फेफड़ों में बची शेष वायु। तो इसका फॉर्मूला है कि सामान्य रूप से सांस छोड़ दियो, यानी क्या निकल गया है? अब क्या बचा हुआ है? क्या बचा हुआ है? ये और ये, तो इन दोनों को मिला दो। ERV प्लस RV बराबर 1100 प्लस 1200 बराबर 2300 ml। ये हो गया FRC। अगला आता है VC, वाइटल कैपेसिटी। मैं इंग्लिश पे इतना जोर इसलिए दे रहा हूं कि जब वहां लिखा हुआ आएगा ना शॉर्ट फॉर्म में IC, VC, EC, ERV, IRV, तो वहां हिंदी नहीं लिखा रहेगा। इसलिए ये जरूर जानो कि इसका मतलब क्या है। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? इसकी दो परिभाषाएं हैं। बलपूर्वक सांस छोड़ने के बाद बलपूर्वक सांस लेने पर अंदर जाने वाली कुल वायु, या बलपूर्वक सांस लेने के बाद बलपूर्वक सांस छोड़ने पर बाहर निकलने वाली कुल वायु। दो परिभाषाएं। तो देखेंगे क्या लिखेंगे। एक ही लिख लो, बहुत है। बलपूर्वक सांस छोड़ने के बाद बलपूर्वक सांस लेने पर अंदर जाने वाली कुल वायु। तो VC बराबर हो जाएगा, बलपूर्वक सांस छोड़ दिया यानी क्या निकल गया है? ERV निकल गया है। अब बलपूर्वक सांस लोगे तो पहले कौन अंदर जाएगा? ERV, फिर TV, फिर IRV। तो ERV
प्लस टीवी प्लस IRV, तो कितना हो गया ये 1100 प्लस 500 प्लस 2800, यानी इधर कितना आया था 3300 प्लस 1100 कर दो तो 4400। कितना आ गया VC। अब आता है TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। TLC टोटल लंग कैपेसिटी, बलपूर्वक सांस लेने के बाद फेफड़ों में उपस्थित कुल वायु। बलपूर्वक सांस लेने के बाद फेफड़ों में उपस्थित कुल वायु। तो इसमें सबको जोड़ दो। किसको जोड़ दोगे? TLC बराबर TV प्लस ERV प्लस IRV प्लस RV, और इनको जोड़ोगे तो आएगा 4400 प्लस 1200 यानी 5600 ml। और फिर एक और पूछता है कि अच्छा ये बताओ कि पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होता है। एक बोनस दे रहा हूं आपको कि पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होता है। ये क्षमताएं हो गई, जो है बलपूर्वक सांस लेने के बाद जो फेफड़ों में हवा है उपस्थित, उसे क्या कहेंगे? TLC। फिर एक पूछता है कि पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होता है। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन हो गया एक बार सांस लेने पर जो हवा अंदर बाहर आ जा रही है, और 1 मिनट में कितनी बार सांस ली है। तो 1 मिनट में कुल वायु जो सामान्य रूप से अंदर बाहर आती जाती है उसे बोलेंगे पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो रेस्पिरेशन पर मिनट इंटू टाइडल वॉल्यूम, तो हम बोलते हैं 12 से 16 इंटू 500, यानी आएगा 6000 ml से लेकर 8000 ml। यानी 1 मिनट में हम सामान्य रूप से जब सांस ले रहे हैं तो कितनी हवा अंदर बाहर आती जाती है? 6 लीटर से लेकर 8 लीटर, और इसे कहा जाता है पल्मोनरी वेंटिलेशन। अब देखो, इसको जो नहीं समझ में आ रहा है पूछो। एक क्वेश्चन नीट के 45 में से एक क्वेश्चन इससे आएगा, ये जो लिखा हुआ है पक्का आएगा वे, लिख के ले लो। और बहुत सही परिभाषा लिखी है कि अगर समझ जाओ तो ठीक है, नहीं तो 4 तारीख को शाम को मिलेंगे, ही बात होगी।